Yeah. Now the today's topic is multiple radiations, and this will continue uh, the previous lecture. After the previous lecture, in the long wavelength approximation, exponential I k dot r with plus minus sign. This can be put equal to 1 plus I k dot r, ignoring other terms, higher uh, power terms. तो इसको हम ये दो टर्म तक रिटेन करें, यानी अप्रोक्सीमेट करके लें ये दो टर्म के बराबर 1 प्लस आई के डॉट आर। तो ये ट्रांजिशन मैट्रिसेस टी एफ आई, जो कि हमारे पिछले स्लाइड में इतने के बराबर था, इसमें आई एक्सपोनेंशियल आई के डॉट आर की वैल्यू हम लिखेंगे 1 प्लस आई के डॉट आर। तो ट्रांजिशन मैट्रिसेस हमारा हो जाएगा ये दो टर्म के साथ में एक के डॉट आर वाला टर्म, के डॉट आर वाला टर्म ये हो गया, और 1 के साथ में जो टर्म था वो ये हो गया। तो एक टर्म हो गया हमारा ये, और दूसरा टर्म ये 1 है। तो यहाँ पर केवल ये एप्सिलन कैप डॉट आर, और इसमें के डॉट आर भी है, तो के डॉट आर एप्सिलन कैप डॉट आर, ये इनके बीच में रहेगा, दोनों स्टेट्स के बीच में। स्टेट सेम है, फाइनल स्टेट एंड इनिशियल स्टेट, और इसलिए यहाँ पर सबस्क्रिप्ट दिया हुआ है मैट्रिक्स में एफ आई। यहाँ पर चूंकि आई एक टर्म के डॉट आर वाले में है, इसलिए यहाँ पर आई और आई मिलकर के आई स्क्वायर हो गया, और यहाँ पर ये माइनस साइन, तो ये प्लस साइन यहाँ पर माइनस हो गया। पहले वाले में आई टर्म नहीं है, इसलिए आई टर्म यहाँ पर पहले का रिटेन है। जस्ट सी बैक इस स्लाइड का जो था, क्योंकि इसको हमने एक्सपेंड किया था तो इसके टर्म्स में आया था, आई यहाँ पर रिटेन हो रहा था। अब हम यहाँ पर जो फर्स्ट टर्म है, दिस फर्स्ट टर्म, ये दिस टर्म कॉरेस्पॉन्ड्स टू द इलेक्ट्रिक डाइपोल ट्रांजिशन। यहाँ जो ट्रांजिशन होगा फाइनल स्टेट टू इनिशियल स्टेट, दैट कॉरेस्पॉन्ड्स टू इलेक्ट्रिक डाइपोल ट्रांजिशन। The second term, which is this I upon 2 bra f or L plus 2s dot k cross epsilon cap ket I. This second term corresponds to magnetic dipole transition. And the third term, which is this one, this corresponds to electric quadrupole transition. तो ट्रांजिशन मैट्रिक्स में तीन टर्म हो रहे हैं, एक इस प्लस के लेफ्ट साइड में, और एक इस माइनस साइन के लेफ्ट साइड में, और माइनस का लास्ट टर्म माइनस साइन के राइट साइड में। तो पहला वाला हो गया टर्म इलेक्ट्रिक डाइपोल ट्रांजिशन का टर्म, सेकेंड टर्म मैग्नेटिक डाइपोल ट्रांजिशन का टर्म, और ये लास्ट टर्म इलेक्ट्रिक क्वाड्रुपोल ट्रांजिशन। यूजुअली द ट्रांजिशन रेट इज डोमिनेटेड बाय इलेक्ट्रिक डाइपोल टर्म। ये दोनों का कंट्रीब्यूशन ट्रांजिशन में कम होता है, इलेक्ट्रिक क्वाड्रुपोल का और मैग्नेटिक डाइपोल ट्रांजिशन का कंट्रीब्यूशन कम होता है, और ये डोमिनेट करता है। तो इसको हम रिटेन करके हम WFI, जो कि हमारा यहाँ पर था ट्रांजिशन रेट के लिए टर्म पिछले स्लाइड में, WFI है ना, 2 पाई अपॉन एच क्रॉस, और ये मैट्रिक्स मॉडुलस स्क्वायर इनटू रो, तो उसको हम रखें, ये इसके बदले रखेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा मैट्रिक्स की जगह पर एफ ब्रा और केट आई, इसके बीच में रहेगा ये एप्सिलन कैप डॉट आर और इसका स्क्वायर। However, for particular states ket I and ket f, अगर हम एक पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ इसका लें इनिशियल एंड फाइनल स्टेट्स का, तो ये टर्म में वैनिश, दिस मैट्रिक्स में वैनिश। और वैसे जब ये मैट्रिक्स वैनिश हो जाएगा तो हमारा ये ट्रांजिशन रेट WFI 0 हो जाएगा, एंड सच स्टेट इज कॉल्ड फॉरबिडन स्टेट, क्योंकि वहाँ पर ट्रांजिशन नहीं हो पाएगा। तो कुछ स्टेट्स के लिए, कुछ पर्टिकुलर स्टेट्स यानी कुछ पर्टिकुलर वैल्यूज ऑफ केट आई एंड केट एफ के लिए ये मैट्रिक्स वैनिश कर जाता है, और इसलिए ट्रांजिशन रेट 0 हो जाता है, एंड दोज स्टेट्स और दोज वैल्यूज ऑफ आई एंड एफ दे आर कॉल्ड फॉरबिडन, या उस ट्रांजिशन को हम कहेंगे फॉरबिडन ट्रांजिशन। नोट दैट फॉर एन आइसोट्रोपिक एक्सटर्नल रेडिएशन फील्ड द पोलराइजेशन वेक्टर
ये एप्सिलॉन ये पोलराइजेशन वेक्टर है, रेडिएशन से रिलेटेड है, इज रैंडमली ओरिएंटेड, इसका रैंडम ओरिएंटेशन है पोलराइजेशन वेक्टर इधर, क्योंकि अनपोलराइज लाइट है इसलिए पोलराइजेशन वेक्टर रैंडमली ओरिएंटेड रहेगा और उसको एवरेज कर सकते हैं। तो एवरेजिंग द कंपोनेंट ऑफ द यूनिट वेक्टर, पोलराइजेशन यूनिट वेक्टर इसलिए क्योंकि आप कैप नोटेशन दे दिए हैं, तो इसको हम एवरेज करेंगे तो 1/3 टर्म यहाँ पर आ जाएगा और 1/3 के कारण ये हो गया 4π² E स्क्वायर अपॉन h क्रॉस स्क्वायर, डिनोमिनेटर में 1/3 हो गया एवरेज वैल्यू और u बाकी टर्म्स यहाँ पर सेम हो गया और ये यूनिट वेक्टर था तो यूनिट वेक्टर का एवरेज ले लिए तो 1/3 हो गया इधर और ये केवल r यहाँ पर मैट्रिक्स एलिमेंट में रिटेन रहा बिटवीन द स्टेट्स फाइनल एंड इनिशियल। अब हमारा u ये एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, इसको रखते हुए बाकी जो टर्म्स है उसको एक नया कांस्टेंट b से डिनोट कर रहे हैं और इसी b का नाम है आइंस्टीन b कोएफिशिएंट, जो कि आप आई थिंक किसी क्लास में बीएससी के पार्ट 1, 2, 3 में से किसी में पढ़े होंगे, मे बी पार्ट 2। दिस BFI are known as Einstein coefficients for absorption and induced emission। अब इसके बाद सेमी क्लासिकल थ्योरी ऑफ रेडिएशन में स्पॉन्टेनियस इमिशन को देखें। An excited atomic system can also emit radiation in the absence of external radiation field। स्टिमुलेटिंग फोटोन इंसिडेंट नहीं हो, फोटोन जो कि उसको स्टिमुलेट करता हो इनिशियल से फाइनल स्टेट में सिस्टम को जाने के लिए उस नहीं हो, तब फिर भी ये अगर हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट में ट्रांजिशन हो रहा है इलेक्ट्रॉन का, तो ऐसे केस में जो ट्रांजिशन होगा उसको कहेंगे हम स्पॉन्टेनियस इमिशन, जिसको कि लास्ट में हम स्लाइड्स के माध्यम से भी दिखाए थे, वहाँ पर आपको ले जा रहे हैं फिर से स्लाइड्स तक, यहाँ पर थे। दिस वॉज स्टिमुलेटेड इमिशन, क्योंकि यहाँ जो फोटोन निकल रहा है ये फोटोन के लिए इसको ट्रांजिशन फाइनल से इनिशियल स्टेट में लाने के लिए एक फोटोन यहाँ पर इंसिडेंट कराया गया था और यहाँ 2 फोटोन्स दिखाए गए हैं, एक फोटोन ये वाला है और दूसरा फोटोन यहाँ पर इसके ट्रांजिशन के कारण जो प्रोड्यूस हो रहा है। जबकि स्पॉन्टेनियस इमिशन में ऐसा कोई फोटोन नहीं है जो कि इसको यहाँ से यहाँ तक इंड्यूस करा रहा हो, ये स्पॉन्टेनियसली अपने आप आ रहा है, ये हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट में यहाँ एक ही फोटोन इसलिए दिखाया गया है। तो हम यहाँ पर अभी बात कर रहे हैं स्पॉन्टेनियस इमिशन की। An excited atomic system can also emit radiation in the absence of an external radiation field, and such emission is known as spontaneous emission। Transition rate for spontaneous emission WFI की value in the dipole approximation, this is given by WFI, ये induced के लिए था, spontaneous 4/3 E स्क्वायर अपॉन h क्रॉस स्क्वायर, WFI का क्यूब अपॉन c क्यूब, ये डेराइव यहाँ नहीं किया गया और ये मैट्रिक्स का स्क्वायर है और इस पूरे को कहते हैं आइंस्टीन के कोएफिशिएंट फॉर द ट्रांजिशन फ्रॉम स्टेट F टू स्टेट I। तो इस तरह से आइंस्टीन ए कोएफिशिएंट और आइंस्टीन बी कोएफिशिएंट ये दोनों यहाँ पर अपीयर कर रहा है। नाउ फॉर इलेक्ट्रिक डाइपोल ट्रांजिशंस, to obtain selection rules for electric dipole transitions we consider matrix elements of the form, यहाँ पर क्या था देखिए, F वेक्टर R I, दोनों स्टेट्स के बीच ये पोजीशन वेक्टर था, इसको हम एक्सपेंड करके लिख सकते हैं xi कैप प्लस yj कैप प्लस zk कैप वेक्टर R को। तो इस मैट्रिक्स एलिमेंट को लिखेंगे x कंपोनेंट के लिए यहाँ पर x हो जाएगा, y कंपोनेंट के लिए y हो जाएगा और z के लिए z हो जाएगा। बिल्कुल यही चीज़ है कंपोनेंट के टर्म्स में। और I and F, ket I, ket F, they are eigenstates of an electron moving in central potential of the radiation field. Unperturbed wave function is given by state I, state F, ket F, ket I. Initial value of n, l, m, क्वांटम नंबर से प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, और स्टेट F के कॉरेस्पॉन्डिंग को हम लिख सकते हैं NF, LF, MF। वेव फंक्शन के टर्म्स में लिखेंगे तो ये हो जाएगा साई NLM और सबस्क्रिप्ट I दे देंगे और ये वेव फंक्शन के टर्म में साई NI, NF, LF, MF,
ये वेव फंक्शन। और ये आपका पढ़ा हुआ है इसमें क्वांटम मैकेनिक्स में श्रोडिंगर इक्वेशन का 3D सॉल्यूशन में स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स को यूज करके जो करते हैं, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग एक रेडियल और एक एजीमुथल, या ये स्फेरिकल हार्मोनिक इसको कहते हैं। एजीमुथल एंगल और थीटा और फाई ये दो एंगल्स हैं, पोलर एंगल और एजीमुथल एंगल इसका फंक्शन है। तो ये y स्फेरिकल हार्मोनिक है और r रेडियल फंक्शन है। Now y are spherical harmonic functions. In this representation, z ये आपका श्रोडिंगर इक्वेशन आप पढ़े होंगे, तो z की वैल्यू आपका 3 इसमें स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स में r cos थीटा होता है, और x और y के लिए लंबे टर्म्स वहाँ पर मिलते हैं, उनको हम लिख सकते हैं x प्लस माइनस आई वाई को r sin थीटा एक्सपोनेंशियल प्लस माइनस आई थीटा माइनस। अब इसमें हम स्फेरिकल हार्मोनिक के टर्म्स में इसको एक्सपेंड करके लिखते हैं, तो ये आता है √8π/3 r y स्फेरिकल हार्मोनिक, और z की वैल्यू स्फेरिकल हार्मोनिक में इतना होता है। ये शायद मैंने ही पढ़ाया था पिछले क्लास में, फर्स्ट सेम में, स्फेरिकल हार्मोनिक के टर्म्स में z और x y की वैल्यू को, x y को अलग अलग बताया था। नाउ द मैट्रिक्स एलिमेंट कौन वाला, ये वाला z वाला, दिस इज प्रोपोर्शनल टू द एंगुलर इंटीग्रल। एंगुलर इंटीग्रल ये हो गया y स्टार y डी ओमेगा सॉलिड एंगल हो गया। तो मैट्रिक्स एलिमेंट z वाला है, z कंपोनेंट वाला, दैट इज प्रोपोर्शनल टू दिस एंगुलर इंटीग्रल which is different from 0 और which is not equal to 0 only if delta l में जो भी चेंज होगा that is lf minus li प्लस माइनस 1 हो, डेल्टा m इक्वल टू mf माइनस mi, ये 0 हो। अगर डेल्टा l और डेल्टा m इन कंडीशंस को, इन वैल्यूज को सेटिस्फाई करता है, तब के केस में ये एंगुलर इंटीग्रल 0 नहीं होगा, यानी ये मैट्रिक्स सर्वाइव करेगा, इसलिए वहाँ पर ट्रांजिशन होगा, अलाउड ट्रांजिशन होगा। और जहाँ पर ये मैट्रिक्स एलिमेंट 0 हो जाएगा वहाँ पर आपका ट्रांजिशन नहीं होगा, ये जहाँ 0 हो जाएगा वहाँ पर ट्रांजिशन नहीं होगा, और जहाँ ये 0 नहीं रहेगा वहाँ पर ट्रांजिशन होगा। तो r की वैल्यू z कंपोनेंट ले, थर्ड z कंपोनेंट, तब के केस में डेल्टा l इक्वल टू प्लस माइनस 1 एंड डेल्टा m इक्वल टू 0 के कॉरस्पॉन्डिंग 0 नहीं होता है मैट्रिक्स एलिमेंट, और इसलिए वहाँ पर ट्रांजिशन होगा। सिमिलरली द मैट्रिक्स एलिमेंट्स, अब x और y कंपोनेंट के लिए देखें, तो दिस x कंपोनेंट एंड y कंपोनेंट मैट्रिक्स एलिमेंट्स दे आर प्रोपोर्शनल टू लीनियर कॉम्बिनेशंस ऑफ द फॉर्म, क्योंकि x और y इस फॉर्म में, तो y स्टार y और l m इक्वल टू प्लस माइनस 1। y के यहाँ पर दो वैल्यूज दी गई है क्योंकि x और y दोनों के लिए है, और दोनों का कॉम्बिनेशन लिया गया है, तो यहाँ पर वेव फंक्शन भी ये मल्टीप्लाई करके लिखा हुआ है। दिस इंटीग्रल के कॉरेस्पॉन्डिंग जो मैट्रिक्स एलिमेंट मिलेगा, दे विल बी नॉट इक्वल टू 0 ओनली इफ डेल्टा इक्वल टू प्लस माइनस 1 एंड डेल्टा m इक्वल टू माइनस प्लस 1। माइनस प्लस 1 और प्लस माइनस 1 एक ही बात है। ग्रुपिंग दिस रिजल्ट्स टुगेदर, अब हमारे पास हो गया कि z मैट्रिक्स एलिमेंट 0 नहीं होगा, जबकि डेल्टा l प्लस माइनस 1 है और डेल्टा m 0 है, और x और y मैट्रिक्स एलिमेंट नॉन जीरो होगा, जबकि डेल्टा l प्लस माइनस 1 है और डेल्टा m भी प्लस माइनस 1 है। इनको हम ग्रुप कर लें, एक साथ लिखें, तो अलाउड ट्रांजिशन के लिए होना चाहिए डेल्टा l इक्वल टू प्लस माइनस 1 एंड डेल्टा l इक्वल टू 0 एंड प्लस माइनस 1। डेल्टा l ऑफ कोर्स इज इक्वल टू lf माइनस li एंड डेल्टा m इक्वल टू mf माइनस mi। तो हमारा ये हो गया अलाउड ट्रांजिशन के लिए कंडीशन। इस पे आपका क्वेश्चंस बन सकता है, एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस पूछा जाता है, इस रिजल्ट को याद रखिएगा। डेल्टा m इक्वल टू, ये तो दोनों में एक ही है, डेल्टा l की चेंज, डेल्टा l की वैल्यू, डेल्टा m की वैल्यू 0 होने पर ये z कंपोनेंट वाला मैट्रिक्स एलिमेंट नॉन जीरो हो रहा है, और डेल्टा m इक्वल टू माइनस प्लस 1, उस केस में x और y कंपोनेंट वाला मैट्रिक्स एलिमेंट नॉन जीरो हो रहा है, यानी अलाउड ट्रांजिशंस हो रहे हैं। देन आफ्टर लेट्स कम टू स्पॉन्टेनियस इमिशन। स्पॉन्टेनियस इमिशन में हमने देखा था कि आइंस्टीन ए कोएफिशिएंट अपीयर कर रहा था, तो स्पॉन्टेनियस इमिशन आइंस्टीन ए कोएफिशिएंट को कॉरेस्पॉन्ड करेगा, और
इंड्यूस्ड इमिशन एंड एब्जॉर्प्शन वो आइंस्टीन बी कोएफिशिएंट में कॉरेस्पॉन्ड करता है, जैसा कि यहाँ पर हम देखे थे। बी कोएफिशिएंट इंड्यूस्ड एब्जॉर्प्शन इमिशन एंड एब्जॉर्प्शन के लिए, और ए कोएफिशिएंट स्पॉन्टेनियस इमिशन के लिए। तो वही चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है। अब ये इनिशियल स्टेट को एम से और फाइनल स्टेट को एन से लिखा हुआ है, इसलिए इमिशन में फाइनल स्टेट मतलब हायर स्टेट से लोअर स्टेट में जाएगा, एब्जॉर्प्शन में लोअर स्टेट से लोअर स्टेट एन से हायर स्टेट एन में जाएगा। इमिशन हो रहा है यहाँ पर स्पॉन्टेनियस भी अगर हो रहा है तो हायर स्टेट यहाँ पर एम लिखा हुआ है, लोअर स्टेट एन लिखा हुआ है। इन तीनों में हायर स्टेट एम, लोअर स्टेट एन है। नाउ कैपिटल एन एम, लेट्स से नंबर ऑफ सिस्टम्स मॉलिक्यूल्स इन एनर्जी स्टेट ई एम, और इसको हायर स्टेट अपर स्टेट कह रहे हैं। उसी तरह से एन एन, ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन लोअर स्टेट हैविंग एनर्जी ई एन है। तो एट टेम्परेचर टी बोल्ट्जमैन लॉ, ये भी आपका पढ़ा हुआ है बेसिक पार्ट 2 में, एन एम अपॉन एन आई एक्सपोनेंशियल माइनस ई बाई के टी इस कॉरेस्पॉन्डिंग, और ये भी एक्सपोनेंशियल बोल्ट्जमैन लॉ ले रहे हैं, तो बाकी टर्म्स कट जाएंगे और ये एक्सपोनेंशियल टर्म बचेगा, और इसको हम लिख सकते हैं ऊपर ले जाएं तो अपॉन के ये ई एम माइनस ई एम प्लस हो जाएगा, यानी ई एन माइनस ई एम हो जाएगा, और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग ई एन माइनस ई एम को लिख सकते हैं हम एच न्यू। तो यहाँ पर लिखा हुआ है एच न्यू, और माइनस को कॉमन लिया हुआ है तो ब्रैकेट में ई एम माइनस ई एन हो जाएगा, तो न्यू एम एन एक्सपोनेंशियल और अपॉन के बी टी। के बी बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, टी एब्सोल्यूट टेम्परेचर है। नाउ एट इक्विलिब्रियम रेट ऑफ डाउनवर्ड ट्रांजिशन मस्ट बी इक्वल टू रेट ऑफ अपवर्ड ट्रांजिशन। जितना ट्रांजिशन हायर से लोअर स्टेट में हो रहा है उतना ही ट्रांजिशन लोअर से हायर स्टेट में अगर हो रहा है देन वी हैव इक्विलिब्रियम। तो अपवर्ड ट्रांजिशन के लिए हमारा हो गया, क्योंकि लोअर स्टेट एन से हायर स्टेट एम में जा रहा है तो स्टेट लोअर स्टेट से अपर स्टेट में एब्जॉर्प्शन होगा, और डाउनवर्ड ट्रांजिशन में हमारा बी डाउनवर्ड ट्रांजिशन में इमिशन होगा, स्पॉन्टेनियस इमिशन हो या स्टिमुलेटेड इमिशन हो, दोनों इमिशन को लेकर के हम लिखें तो एम हायर स्टेट है, लोअर स्टेट एन है, तो ट्रांजिशन विल टेक प्लेस फ्रॉम एम टू एन। इंड्यूस्ड इमिशन है यानी स्टिमुलेटेड इमिशन है, इंड्यूस्ड और स्टिमुलेटेड एक ही चीज़ है, कोएफिशिएंट बी है और स्पॉन्टेनियस में कोएफिशिएंट एम है, दोनों में ट्रांजिशन फ्रॉम हायर एम टू लोअर एन स्टेट है। तो एक्चुअली ये कर्ली ब्रैकेट यहाँ होना चाहिए, कर्ली ब्रैकेट को हम यहाँ ले आ रहे हैं, कर्ली ब्रैकेट गलत जगह पर, चलिए इसको बाद में सुधारेंगे हम। कर्ली ब्रैकेट यहाँ होना चाहिए, न्यू ब्रैकेट के बाहर होना चाहिए। नाउ यूजिंग एन एम अपॉन एन एन, एन एम अपॉन एन एन विच वॉज इक्वल टू दिस मच, ये वही वाली लाइन है मैथमेटिकल लाइन, और तब हम इसको लिख सकते हैं, देखिए एन एम अपॉन एन एन करें, रो दोनों साइड का कैंसिल हो जाएगा, या फिर ठीक है रख भी सकते हैं बी रो, क्योंकि ये एन एम बी रो और डिनोमिनेटर में ये आ जाएगा ए प्लस बी रो, अच्छा रो केवल बी में है, सॉरी ये ब्रैकेट में कटेगा नहीं क्योंकि ये रो केवल बी में है, ए में नहीं है रो, ये पिछला स्लाइड में याद नहीं रख पाया था। देखिए बी में केवल एनर्जी डेंसिटी का टर्म है, ए में एनर्जी डेंसिटी का टर्म नहीं है, ए कोएफिशिएंट के साथ नहीं है ये, यहाँ ये ओमेगा एफ आई है इनसाइड ब्रैकेट, और एनर्जी डेंसिटी के लिए नोटेशन जो यू लिखा हुआ है इस स्लाइड में, क्योंकि दूसरे जगह से हमने लिया है, यू के बदले रो नोटेशन यूज किया हुआ, तो आइंस्टीन बी कोएफिशिएंट के साथ में एनर्जी डेंसिटी का टर्म अपीयर कर रहा है, ए कोएफिशिएंट के साथ एनर्जी डेंसिटी का टर्म अपीयर नहीं कर रहा है, इसलिए बी के साथ रो मल्टीप्लाइड है, ए के साथ नहीं। तो अब ये एन एम अपन एन करेंगे तो ये दो टर्म मिलेंगे, और रो को हम सोल्व करके निकालें, सोल्व करके यहीं से निकालेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, रो वाले टर्म को एक तरफ कर लें तो हमें मिलेगा ए एक्सपोनेंशियल दिस टर्म डिवाइडेड बाय माइनस बी एक्सपोनेंशियल दिस टर्म प्लस बी, ये एब्जॉर्प्शन का टर्म। आई थिंक सिंपल है ये, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, रो वाले टर्म को एक साइड कर लीजिए तो आपको ये मिल जाएगा। नाउ बी अगर इंड्यूस्ड, क्योंकि यहाँ पर इक्विलिब्रियम में लिखा हुआ है कि अपवर्ड ट्रांजिशन का रेट अगर डाउनवर्ड ट्रांजिशन के रेट के इक्वल है तो अपवर्ड ट्रांजिशन होगा यानी एब्जॉर्प्शन होगा इंड्यूस्ड
मतलब उसमें स्पॉन्टेनियस इमिशन यहाँ पर इन्वॉल्व नहीं है, तो हमारा बी दोनों वैल्यू इक्वल रहेगा, एब्जॉर्प्शन के कॉरेस्पॉन्डिंग और इमिशन के कॉरेस्पॉन्डिंग बी इक्वल है। और तब हम इन दोनों बी को इक्वल है तो हम यहाँ पर कॉमन ले लें तो 1 माइनस एक्सपोनेंशियल टर्म डिनोमिनेटर में रहेगा और बी को हम ऊपर ले जाएं और इस टर्म को नीचे ला करके हम ऐसे इस तरह से लिख सकते हैं। देखिए क्या क्या किया हुआ है, माइनस एक्सपोनेंशियल माइनस से इसको लिख सकते हैं 1 बाई एक्सपोनेंशियल पॉजिटिव टर्म, यहाँ भी वैसे लिख सकते हैं। बी को कॉमन ले लें और इसको फिर हम डिनोमिनेटर में ले आए, तो आपका एक टर्म 1 और दूसरा में एक्सपोनेंशियल प्लस साइन के साथ अपीयर करेगा। एंड टेक द सैंपल टू बी ब्लैक बॉडी रीजनेबल अप्रोक्सीमेशन। अगर सिस्टम सैंपल हमारा ये ब्लैक बॉडी रेडिएशन की बात यहाँ पर करते हैं, प्लैंक्स रेडिएशन हो या जहाँ भी इमिशन ऑफ रेडिएशन हो, इमिसिविटी उसकी मैक्सिमम 1 होती है, एब्जॉर्प्टिविटी भी 1 होती है। नाउ फॉर प्लैंक्स रेडिएशन लॉ, ये रो की वैल्यू अगर हम इसको सोल्व करके देखें ए अपॉन बी को, तो डिनोमिनेटर का ये टर्म एज इट इज है और ए अपॉन बी की वैल्यू सोल्व करने पर हमें इतना मिलता है। ए एम एन और बी एम एन इनके बीच का ये रिलेशन है 8 पाई एच नी क्यूब अपॉन सी क्यूब। आपका बी एस सी वाला है, डराइव नहीं करना है। ए और बी के बीच का ये रिलेशन है और ए कैन बी पुट इक्वल टू दिस मच इन टर्म्स ऑफ म्यू। स्पॉन्टेनियस इमिशन में आपने देखा था कि लाइट नेसेसरी नहीं होगी, तभी जा करके ये रहेगा, यानी आई बराबर 0 रहेगा। इंसिडेंट रेडिएशन नहीं होगा, इसलिए इंसिडेंट रेडिएशन की इंटेंसिटी 0 रहेगी और आपका स्पॉन्टेनियस इमिशन न्यू फ्रीक्वेंसी के क्यूब पावर पर डिपेंड करता है, न्यू क्यूब डिपेंडेंस होता है। अगर ये न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस में स्पॉन्टेनियस इमिशन नहीं होता है, न्यू की वैल्यू लगभग 10⁸ हर्ट्ज के बराबर होती है। और एनएमआर को छोड़कर अगर ऑप्टिकल रेंज में बात करें, ऑप्टिकल स्पॉन्टेनियस इमिशन में, तो वहाँ पर फ्रीक्वेंसी होती है 10⁻15 से 1000 टाइम्स कम है। टिपिकल ऑप्टिकल स्पॉन्टेनियस टाइम 10 नैनो सेकेंड्स, 10 इंटू 10⁻⁹ सेकेंड्स यानी 10⁻⁸ सेकेंड के आसपास होता है। और न्यू की वैल्यू हम एनएमआर में विच इज दिस मच एंड ऑप्टिकल पार्ट में अगर हम लें तो 10⁸ अपॉन 10⁻15 हो जाएगा। और ये सॉरी ये 18 नहीं 8 है, तो ये 1000 टाइम्स कम नहीं हुआ बल्कि काफ़ी ज़्यादा इससे ही है। तो वी गेट इट इक्वल टू 10⁻20 माइनस 21। और एनएमआर स्पॉन्टेनियस इमिशन टाइम अप्रॉक्सीमेटली इतना होता है, इतना सेकेंड्स होता है। और इस सेकेंड्स को हम ईयर में कन्वर्ट करें तो 10⁵ ईयर्स के आसपास। तो एनीवे एनएमआर आपको नहीं पढ़ना है, आपको ऑप्टिकल पार्ट ही पढ़ना है। लॉन्गर मैग्नेटिक डाइपोल ट्रांजिशन इज मच वीकर देन ऑप्टिकल इलेक्ट्रिक डाइपोल ट्रांजिशन, इसलिए हम एक इग्नोर किए थे मैग्नेटिक डाइपोल ट्रांजिशन, सेकेंड टर्म वहाँ पर जो आ रहा था। सो यही स्लाइड नंबर 24 था। तो लास्ट के 3 स्लाइड तो काफ़ी ईजी हैं, 4 स्लाइड काफ़ी ईजी हैं। फर्स्ट 4 स्लाइड्स ही आपके ज़्यादा काम के थे, यहाँ से लेकर के यहाँ तक। इसमें आपको मैं सजेस्ट करूँगा कि इस रिजल्ट को आप याद रखिएगा, डेल्टा इज इक्वल टू प्लस माइनस, स्पेशली जो लोग नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस इस पर पूछे गए हैं। तो हियर आई एंड माय डिस्कशन। एनी क्वेश्चन फ्रॉम एनीवन ऑफ यू? किसी को पूछना है कुछ? अब ये जो लास्ट पार्ट बच रहा है कहाँ से, क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड से लेकर के यहाँ तक, क्योंकि ये क्वांटाइजेशन क्वांटम मतलब ये सेमी क्लासिकल थ्योरी नहीं है, क्वांटम थ्योरी है। इसमें स्पॉन्टेनियस इमिशन होगा स्टिमुलेटेड के अलावा। स्टिमुलेटेड तो सेमी क्लासिकल थ्योरी में भी आता है, क्वांटम थ्योरी भी उसको एक्सप्लेन करता है, लेकिन स्पॉन्टेनियस को केवल क्वांटम थ्योरी एक्सप्लेन करता है, सेमी क्लासिकल थ्योरी एक्सप्लेन नहीं करता है। तो अनशेडेड पार्ट सिलेबस का ये हो गया है और ये शेडेड पार्ट आपका बाकी है। और शेडेड पार्ट के लिए हम कोशिश करेंगे आज ही यूट्यूब पर मेरा जो लेक्चर है पूरी अच्छे तरह से एक्सप्लेन किया हुआ है,
उसको मैं लिंक शेयर कर लूँगा आपसे, कोई भी उसको बैठ कर कभी भी अपने कन्वीनियंस के हिसाब से देख सकता है। और इसके साथ हमारा दोनों यूनिट 3 और यूनिट 4 दोनों कंप्लीट हो गया। और एग्ज़ाम शायद आपका जब भी होगा यूनिट 3 से क्वेश्चन आएंगे, तो यूनिट 3 को आप आपका इंटरनल एग्जाम के लिए अच्छे से तैयारी कर लीजिएगा। यूनिट 3 में चूँकि यूनिट 1 और यूनिट 2 बोस मैडम पढ़ाती हैं, तो हो सकता है कि अभी बोस मैडम यहाँ नहीं है, पूर्णा मैडम नहीं है, तो अपना क्वेश्चन वो अलग से दें। यूनिट 3 का क्वेश्चन हम अलग से दें, हमने अपना तैयार कर लिया है। तो यूनिट 3 का क्वेश्चन हम शेयर करेंगे, तो उसको आप मेरे मेल आईडी पे भेजिएगा या व्हाट्सएप पे भेजिएगा। 1 और 2 का आप मैडम पर भेजिएगा, वो जो क्वेश्चन है तो हम उस दिन क्वेश्चन के समय बता देंगे, एग्जाम के समय बता देंगे। बोलिए, किसी को कुछ पूछना है कुछ, या कोई क्वेरी और हो? अरुंधति निषाद? यस सर। बोलिए, कुछ पूछना है? नो सर। सागर साहू, कुछ पूछना है? नो सर। विकेंद्र कुमार? अंजलि राम टेकर? नो सर। पढ़ाई ठीक कर रही है ना जी सर। अंजलि? हाँ सर। अमीशा? ओके, अमीशा? ये राजेश्वरी? सर। कुछ पूछना है? मेजराम जी बोलिए। मेजराम? मेजराम? यस सर। यस सर। कुछ पूछना है या नो कुछ सर, कहना है? थैंक यू। नो सर। कुसुम साहू? यस सर। भारती? सर। विनीता सिवाना? नो सर। काजल राजपूत? नो सर। झरना नेतान? सेवन कुमार? अनीशा मिंज? नो। श्वेता बालकिशोर? नो सर। श्वेता बालकिशोर? जी सर। आप छत्तीसगढ़ से हैं कि महाराष्ट्र मराठी मानुष हैं? छत्तीसगढ़ से सर। ओह अच्छा, मुझे लगा कि महाराष्ट्रियन है। तो थैंक यू ऑल। और हो सकता है बीच में ये जो मैंने कहा अभी डाइपोल ट्रांजिशन पढ़ाने में, जिसमें कि डेल्टा एल इक्वल टू +-1 है और डेल्टा एम की वैल्यू आइदर 0 और +-1 है, इससे रिलेटेड नेट के क्वेश्चंस मुझे मिलेंगे, मैं खोज करके आपको व्हाट्सएप पे शेयर करूंगा ग्रुप में, और ट्राई कीजिएगा बनाने का। और जो भी अगस्त के फर्स्ट वीक में जो इंटरनल एग्ज़ाम है, तो अब उस पर फोकस कीजिए। और फाइनल एग्ज़ाम भी अगस्त एंड में आफ्टर 25 ये होने का प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। तो अगस्त एंड तक आपका फाइनल एग्ज़ाम होना है, इसलिए यूनिट 4 के लिए भी अच्छे से तैयारी कीजिएगा। एग्जाम ऑफलाइन होगा या ऑनलाइन होगा? नहीं, दोनों हो सकता है, ब्लेंडेड मोड में हो। जो लोग यहाँ करके देना चाहें, जो कि कोई नहीं चाहेगा, हर कोई घर से लिखना चाहेगा अपने कन्वीनियंस से, तो ब्लेंडेड मोड यस होने सर। की संभावना है, डिपेंडिंग उनकी कोविड सिचुएशन क्या रहती है, लेकिन अभी तक यही एक्सपेक्टेशन है। जी सर जी, और थैंक जैसा यू। गवर्निंग में डिसीजन लेगी उस तरह से आपको नोटिफाई किया जाएगा। होपफुली ऑनलाइन ही, मुझे तो लग रहा है कि ऑनलाइन ही होना चाहिए, होना चाहिए सेफ्टी के लिए भी, और जो दिख रहा है मुझे, लेकिन नाम उसका ब्लेंडेड मोड देंगे, जैसे जिसमें कि दोनों मोड से होगा। कोई ऑफलाइन देना चाहे बैठ करके एग्जामिनेशन हॉल में, वो दे सकता है, जो कि शायद कोई नहीं चाहेगा। गलत नहीं बोल रहा है ना कि कोई चाहेगा? यस सर। ठीक है, अच्छे से तैयारी करो। और हम हो सकता है थोड़ी देर में शेयर कर लें उस लिंक को, जो वीडियो लेक्चर है यूट्यूब का, क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, जो यूनिट 4 का जो बचा हुआ पार्ट है यूट्यूब पे, लास्ट ईयर मैंने डाला था, उसको लिंक शेयर कर रहे हैं। आप
आप लोग उसको देखिएगा, कोई दिक्कत होने से फिर आप अपनी डिफिकल्टी शेयर कीजिएगा बिल्कुल। यस सर। Yes, sir.